आज के दिन पे ऐसे हो गया कि डॉक्टर के पास जाना बहुत ही मुश्किल हो गया। कुछ भी छोटा मोटा बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाने के लिए लोग डर रहे। ऐसे फैल गया कि कोरोना की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। तो ये जो आज के मीडिया में जो काफ़ी सारे न्यूज़ भी आ रहे हैं, वैक्सीन लेके, मेडिसिन लेके, डॉक्टर्स भी बता रहे हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। तो ये सारे चीज़ मुद्दे को मैंने सामने रख के आज एक एक्सपर्ट को आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन सारे लोगों के, कॉमन मैन के माइंड पे हमेशा आ रहे हैं आज के दिन पे, उस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज के इस शो में डॉक्टर हनी चावला जो आप लोगों को ये 5 सवालों का आंसर देने वाली है। डॉक्टर हनी एमडी मेडिसिन है और काफ़ी साल से वो बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रही है। और डॉक्टर हनी आज के दिन पे बहुत अच्छे से ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया, जिसके थ्रू वो बहुत सारे पेशेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के क्लिनिक में जाने के लिए डर रहे। तो उनको चाहिए कोई अगर थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम है तो थ्रू फ़ोन उसको एडवाइस दे सकते हैं, जितना मैनेजेबल हो सकता है होम केयर के लिए। डॉक्टर हनी का एक यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे डॉक्टर हनी काफ़ी सारे हेल्थ एडवाइस ऑलरेडी दे दिया। आपको डॉक्टर हनी का यूट्यूब साइट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। आप उसमें से डॉक्टर हनी के चैनल सब्सक्राइब करके उनके बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ है जो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस है डॉक्टर हनी को मैं पूछने वाला हूँ और उनका आंसर देख लेते हैं, जिससे काफ़ी हद तक आपको हेल्प हो सकता है। हेलो डॉक्टर हनी, वेलकम टू माय शो। चलिए, आज का फर्स्ट सवाल जो मैं आपको करना चाहता हूँ कि आज कोरोना का 3 टाइप के टेस्ट अवेलेबल है, डॉक्टर्स बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले था ये RT-PCR टेस्ट, उसके बाद अभी एंटीबॉडी हो गया, उसके बाद एंटीजन भी हो गया। तो आप अगर मेरे ऑडियंस को और पब्लिक को बता सकते हैं कि कौन से टेस्ट किसको करना चाहिए और किसका क्या रिजल्ट है। क्वेश्चन आपने पूछा है वो बहुत ही वैलिड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है मेरे हिसाब से, और ये सबके मन में भी है कि आखिर कोविड-19 के इतने सारे टेस्ट क्यों है और ये टेस्ट में से हमें कौन सा टेस्ट करवाना है। तो पहले मैं बता देती हूँ कि कौन से टेस्ट आज की तारीख में अवेलेबल है। सबसे पहला टेस्ट है RT-PCR। RT-PCR वो टेस्ट है जो सबसे पहले अवेलेबल हुआ था, जो बेसिकली एक जेनेटिक टेस्ट है, जिसमें हम पेशेंट का स्वैब लेते हैं, यानी उनके नोज के यानी नाक की सिक्रीशंस और जो भी मुंह के सिक्रीशंस है, उसमें हम वायरस का RNA जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि वायरस इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये RT-PCR एक टेस्ट हो गया जो आपको बता सकता है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन पेशेंट को है कि नहीं है। दूसरी टेस्ट है एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट में भी बिल्कुल यही किया जाता है कि उनके नेजल स्वैब यानी कि नाक से सिक्रीशंस लिए जाते हैं और फिर एक बफर सोल्यूशन यानी एक लिक्विड सोल्यूशन के साथ मिक्स करके देखा जाता है कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो ये दोनों जो टेस्ट है वो हमको एक्चुअली कोविड-19 का इन्फेक्शन यानी कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है उसके बारे में बताते हैं। तो अभी ये 2 अलग टेस्ट लाने की वजह क्या थी? तो रीजन सिंपल है कि ये जो सार्स कोविड वायरस का जो पहला टेस्ट था RT-PCR, उसके रिजल्ट्स देने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। कि ज़्यादा टाइम लगने की वजह से ऐसा हो जाता था कि बहुत सारे लोग एक्सपोज हो जाते थे और बाद में पता चलता था कि अरे इसको तो कोविड का इन्फेक्शन है। तो उसके सामने एंटीजन टेस्ट एक क्विक टेस्ट है जो आपको 5 से 10 मिनट में, मैक्सिमम 15 मिनट में आपको रिजल्ट दे देती है कि इस इंसान को सार्स कोविड वायरस यानी कि कोरोना वायरस का संक्रमण है कि नहीं। तो इस टेस्ट को अभी ही इंडिया में लाया गया है और इसको हम रिसेंटली यूज करने लगे इस महीने से। इसका फायदा हमें ये होता है कि हमको जब पेशेंट को सर्जरीज के लिए लेना होता है तो हमको पहले से ये टेस्ट करके पता चल जाता है और रिजल्ट हमको जैसे कि 15 मिनट में मिल जाता है। तो इमरजेंसी सर्जरीज डिसाइड करने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा वेपन हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और तीसरा टेस्ट है वो है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट ये है जो बताता है कि संक्रमण तो हुआ है और उसके खिलाफ लड़ करके इस पेशेंट ने और इस इंसान ने अपने अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप की है। रोग प्रतिकारक शक्ति का मतलब होता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज हम ब्लड में देखते हैं। तो अभी कैसा हो गया कि ये जो 3 टेस्ट है उसमें से ब्लड में होने वाला एक ही टेस्ट है, वो है एंटीबॉडी टेस्ट। और ये एंटीबॉडी टेस्ट सिर्फ आपको बता सकता है कि इस इंसान को या इस पेशेंट को कभी कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है कि नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है, कोविड एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं है कि एट प्रेजेंट उस इंसान को इन्फेक्शन है। हो सकता है उसको इन्फेक्शन 15 दिन पहले होगा, 2 महीने पहले होगा,
बट उसको लड़ने के बाद में जो रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप हुई है उसके कारण उसके ब्लड में एंटीबॉडीज है। बट एंटीजन टेस्ट जो है या ये सार्स कोविड वायरस का जो ओरिजिनल आरटी-पीसीआर पहले जो टेस्ट है ये हमको बताता है कि इसको एट प्रेजेंट संक्रमण है कि नहीं सिम्टम्स के साथ में। तो ब्लड पे होने वाला कोविड एंटीबॉडी टेस्ट और जो स्वैब्स यानी सिक्रीशंस में होने वाला टेस्ट है वो है आरटी-पीसीआर एंड एंटीजन। डिफरेंस दोनों में ये है, एंटीजन आपको 15 मिनट में रिजल्ट देता है, आरटी-पीसीआर मिनिमम 12 आवर्स लगते हैं रिजल्ट के लिए। तो आई होप ये क्लैरिफाई करता है आपका डाउट। बहुत अच्छे से आपने इस सवालों का आंसर दिया। तो डॉक, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना है कि बहुत सारे आज जैसे न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि अलग अलग देश अलग अलग तरह से एक वैक्सीन का प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे अपने इंडिया में भी 2-3 कंपनी काफ़ी आगे बढ़ गया, न्यूज़ में दिख रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि वैक्सीन पहले आना ज़रूरी है और वैक्सीन का कितना इम्पोर्टेंस है आज के दिन पे, और कोई मेडिसिन आ जाए जिससे कोरोना ठीक हो सकता है? तो आपके पास से मैं यही जानना चाहता हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल है कि वैक्सीन आएगा तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है, अगर वैक्सीन आने के लिए टाइम भी लगा तो अगर कुछ मेडिसिन आ गया जिससे कोरोना ठीक हो सकता है, तो क्या आपका राय मैं जानना चाहता हूँ, और मेरे ऑडियंस भी शायद ये क्वेश्चन के लिए काफ़ी हैप्पी रहेंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर आई शुड से, बिकॉज एट प्रेजेंट हमको तो जो भी मिले, वैक्सीन मिले या मेडिसिन मिले, बस हमें पेशेंट्स को बचाना है। बट लेट मी टेल यू, वैक्सीन जो है वो एक लॉन्ग टर्म आंसर हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन जो देने के बाद में बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आपे ही प्रिपेयर हो जाती है। तो अगर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण भी होता है तो बॉडी खुद ब खुद उस रोग प्रतिकारक शक्ति के कारण उसको फाइट आउट कर लेती है और आपको सिम्टम्स नहीं आते। और सबसे इम्पोर्टेंट, सांस लेने की तकलीफ, निमोनिया जैसा एक बड़ा पिक्चर नहीं हो सकता है। तो इसकी वजह से हम वैक्सीन के लिए इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये सीरियस डिजीजेस को प्रिवेंट करना चाहते हैं। और उसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने 60 ईयर्स के ऊपर के जो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उनको वैक्सीन दे करके हम एक बहुत अच्छी इम्यूनिटी दे सकते हैं, ताकि उनको जो ये सीरियस डिजीज और वेंटिलेटर पे जाना, मोर्टेलिटी, डेथ्स होने की शक्यता हम खत्म कर सकें। इसके लिए वैक्सीन एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एट प्रेजेंट। बट अगर मैं एट द सेम टाइम एंटीवायरल्स की बात करूं तो यस, ये पर्टिकुलर फेज में जब तक वैक्सीन नहीं आया, अगर हमको एक भी इफेक्टिव एंटीवायरल, एक भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल जाती है जो 100% है कि 100% ये वायरस को किल करती है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा आंसर है एट प्रेजेंट सिनेरियो के लिए। बट जैसे वायरस म्यूटेट करता है, ये वायरसेस की वही हैबिट है कि वो सरवाइव करते हैं बाय म्यूटेशन। तो वायरस म्यूटेट करता है, उसके कारण वैक्सीन भी इनइफेक्टिव हो सकता है एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एज वेल एज ये एंटीवायरस भी इनइफेक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि हमने स्वाइन फ्लू में देखा है कि हमको वायरस की म्यूटेशन के कारण हर साल पेशेंट्स को वैक्सीनेट करना पड़ता है, तो शायद कोरोना वायरस में भी सेम पिक्चर हो सकता है। बट वैक्सीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डरलीज के लिए, क्योंकि उनको हम एक इम्यूनिटी बाहर से दे सकते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ वैक्सीन। बट डेफिनेटली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट कि कौन सा बेटर है, वैक्सीन और एंटीवायरल। बेसिक थिंग है कि अगर हमको ऐसा वैक्सीन मिल जाता है जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है तो नथिंग लाइक इट, देन इट इज द बेस्ट चॉइस। अगर हमको ऐसा एंटीवायरल मिल जाता है जो 100% वायरस को किल कर सकता है, देन इट इज द बेस्ट चॉइस। तो दोनों में से अगर कोई भी एक चीज मिल जाती है तो वो मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। और जब तक हमको 100% दोनों में नहीं मिल रहा है, तब तक आई फील एल्डरली के लिए वैक्सीन, जिससे हम उनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर सके। एंड एट प्रेजेंट इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव एंटीवायरल मेडिसिन इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को क्लियर किया कि वैक्सीन आना ज़रूरी है कि क्या मेडिसिन आना ज़रूरी है। तो चलिए डॉक्टर, मेरा थर्ड क्वेश्चन जो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे सीजनल डिजीज़ भी आ गया, प्लस डेंगू मलेरिया जो हर साल होता है वो भी आना चालू हो गया मानसून के वजह से। अपने देश की जगह जगह पे मानसून आ गया, इनफैक्ट स्पेशली महाराष्ट्र में तो मानसून आ ही गया। तो इसमें जो डेंगू मलेरिया और नॉर्मल वायरल जो होता है उसका भी कुछ सिम्टम कोरोना के साथ मैच होता है। तो जैसे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये कोरोना तो नहीं हो गया अगर फीवर आया तो कैसे किसी को पता चलेगा कि मतलब देयर इज़ अ स्लाइट गैप, मतलब आपको भी इतना इजीली बोलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट फिर भी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कैसे किसी को पता चलेगा कि उसको कोरोना हुआ है कि दूसरा डेंगू मलेरिया और कोई वायरल डिजीज़ हुआ है।
ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ये सिर्फ हमारे पेशेंट्स के मन में नहीं, बहुत बार हम डॉक्टर्स के मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि अभी बिकॉज मानसून आ चुका है इंडिया में, मलेरिया डेंगू ये बीमारी ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू जो नई बीमारी इस पैंडेमिक में आई है वो कोविड-19। तो ऐसे टाइम पे हमको कैसे पता चले कि इसको कोविड-19 है या मलेरिया है और हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करें। तो कोविड-19 के जो टिपिकल सिम्टम्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक तो होता है खांसी, ड्राई कॉफ होता है सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत कॉमनली देखा जा रहा है आजकल वो है लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, यानी कि उनको स्वाद आना बंद हो जाता है, स्मेल आना बंद हो जाता है। परफ्यूम छिड़क रहे लेकिन बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती है या कोई बदबू भी नहीं आती है। तो ये 3 सिम्टम्स हो गए। उसके साथ 80% केसेस में फीवर तो आता ही है, थ्रोट पेन होता है यानी कि गले में दर्द होता है, और कुछ लोगों को लूज मोशंस भी होता है। और सबसे जो एक्चुअली डेंजरस भी है वो सिम्टम है सांस लेने में दिक्कत होना। अभी ये सिम्टम्स जो है ये कोविड-19 के हैं। अगर किसी को मलेरिया का इन्फेक्शन है तो उसको ठंडी लग के बुखार आएगा और वो बुखार दिन में 2 से 3 बार आएगा और उसके बीच में टेम्परेचर कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाएगा। और उसके अलावा इस पेशेंट जिनको मलेरिया है उनको खांसी, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट ऐसे सिम्टम्स नहीं होंगे। दूसरी है डेंगी। डेंगी में भी बहुत बड़ा हाई ग्रेड फीवर आता है, यानी 101, 102 का फीवर आता है जस्ट लाइक कोविड-19। बट डेंगी में ऐसा है कि वापस से लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट नहीं होता है। हाँ, लूज मोशंस होते हैं डेंगू वायरस के भी वजह से और कोरोना वायरस के भी वजह से। इसके लिए थोड़ा सा ओवरलैप होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। और तीसरा है कॉमन फ्लू। अभी फ्लू में यूजुअली छींकना और नाक में से पानी आना ज्यादा कॉमन है और ड्राई कफ होना एज वेल एज ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना वो लेस कॉमन है। तो कोविड-19 और कॉमन फ्लू को भी हम थोड़े से लेवल तक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि अगर स्नीजिंग और नाक में से पानी आना ज्यादा है तो उसको फ्लू जैसे सिम्टम्स बोलते हैं, वो फ्लू में ज्यादा होते हैं। जबकि कोविड-19 में सांस लेने में दिक्कत होना, बहुत ज्यादा तेज बुखार आना एज वेल एज लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट ऐसे सिम्टम्स आते ज्यादा कॉमनली है। तो ये हमको एक क्लू दे सकता है डिस्टिंग्विश करने के लिए। बाकी फाइनल अगर आपको डाउट है तो मलेरिया, डेंगू का भी टेस्ट किया जाता है उन लोगों में जिनको हाई ग्रेड फीवर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर, आपने आपके एक वीडियो में बताए थे और काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि ये SpO2 जो है जहाँ से ऑक्सीजन लेवल आप घर पे बैठ के पता कर सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हुआ कि नहीं। इसकी वजह से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कोरोना का बीमारी है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो ऑलरेडी जिसका ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, जो चेस्ट का पेशेंट रहता है, जिसका चेस्ट का बीमारी है, तो उनको अगर नॉर्मल इस टाइप पे कुछ हो गया जो नॉर्मल बीमारी के साथ, उन लोगों को जो क्रॉनिक डिजीज़ वाला जिसका ऑलरेडी ऑक्सीजन लेवल कम रहता है बॉडी पे, तो उनको कैसे पता चलेगा? उनको कैसे ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनको ऑलरेडी दे आर इन वेरी रिस्क, क्योंकि उनको ऑलरेडी बीमारी है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनको कोरोना हुआ है कि नहीं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं 2 हिस्सों में आंसर करना चाहूँगी। सबसे पहला पार्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऑलरेडी कोरोना वायरस का संक्रमण है और आप होम आइसोलेशन में है और आपको ऑलरेडी अस्थमा या COPD जैसी कोई भी लंग की बीमारी है और आपका ऑक्सीजन लेवल 95 के नीचे है, तो आप डेफिनेटली एडमिट होना चाहिए, आपको हॉस्पिटल में रहना चाहिए ऑब्जर्वेशन के अंदर। बट अगर आपने कोविड-19 का टेस्ट भी नहीं किया, आपको जो भी मैंने सिम्टम्स बताए कोविड-19 के वो भी नहीं है, बस आपको अस्थमा और COPD की बीमारी पहले से है और आपने पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया, तो अगर आपका ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे 95 से कम आता है, यानी 94, 93 आता है, तो मोस्टली वो आपका नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल है। ऐसे केस में अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम होता है तो वो आपके लिए चिंताजनक हो सकता है और ऐसे केस में आपको कोविड का टेस्ट भी करना चाहिए एज वेल एज आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट चीज है पल्स ऑक्सीमीटर यूज कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें एक जगह पे बैठकर, उसके बाद आप नोट करें अपना ऑक्सीजन लेवल 6 मिनट चलने के बाद। तो एक होता है आपका प्री वॉक ऑक्सीजन लेवल और दूसरा होता है 6 मिनट चलने के बाद का ऑक्सीजन लेवल। अगर ये दोनों में से कोई भी ऑक्सीजन लेवल 95 के नीचे है तो ये चिंताजनक है और आपको एडमिट होना जरूरी है। एट द सेम टाइम आप कोविड-19 का टेस्ट भी करवा लीजिए इस सिनेरियो में जब पैंडेमिक चल रहा है।
अगर पैंडेमिक खत्म हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल होता है, कोविड-19 नहीं है, तब हम यूजुअली 90 के नीचे के ऑक्सीजन लेवल को एब्नॉर्मल मानते हैं। बहुत अच्छे से आपने ये चारों क्वेश्चन हम लोगों को समझाया। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को इससे हेल्प हो सकता है। तो मेरा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इट्स अ जेनरिक क्वेश्चन, कि आज के सिचुएशन में इतना तेज़ी से कोरोना का ग्राफ इंडिया में बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन को सामने रख के आपको क्या बोलना है, आपको क्या मैसेज देना है कि आप इस सिचुएशन को आपके तरह किस तरह से आप इसको एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि कोरोना जाएगा और कोरोना रहेगा, तो भी मतलब कैसे पूरे डे टू डे लाइफ पे इस चीज़ को आप कैसे एनालिसिस करोगे आपके हिसाब से करंट सिचुएशन को? अब आपके इस सवाल का जवाब कि इंडिया का एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो है, तो बहुत सारे स्टेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं, कुछ स्टेट्स बोल रहे हैं नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। अभी इसके पीछे रीजन ये है कि बॉर्डर्स खुल चुके हैं, अभी लोगों का माइग्रेशन हो रहा है। मुंबई के अंदर ही जैसे सिटी से लोग अपने विलेज जा रहे हैं, जैसे कि सिर्फ टाउन से लोग थाने एंड बियॉन्ड जा रहे हैं, ऐसे ही मुंबई से बाहर लोग महाराष्ट्र के दूसरे विलेजेस में जा रहे हैं, महाराष्ट्र से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, दूसरे स्टेट के लोग यहाँ आ रहे हैं। तो ये सब के कारण क्या हो रहा है कि एक्चुअली जो वायरस एक जगह पे रेस्ट्रिक्टेड था, वो अभी सब जगह पे मूवमेंट हो रहा है थ्रू द मीडियम ऑफ द पीपल, जो जा रहे हैं इधर उधर। तो इसके कारण जो हो रहा है कि केसेस जहाँ पे पहले नहीं ज्यादा थे वहां पे इंक्रीज हो रहे हैं, और लास्ट 2 महीने तक जहां पे ज्यादा केसेस थे वहां पे डिक्लाइन होते जा रहा है। तो अभी आपको हर एक स्टेट का इंडिविजुअल पिक्चर अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ स्टेट्स का डिक्लाइन होना जस्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ स्टेट्स का इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। तो कुछ स्टेट्स का पीक अभी आया है, कुछ स्टेट्स ऑलरेडी अपना पीक क्रॉस करके शायद अपने कर्व से नीचे आ रहे हैं, और कुछ प्लेटो की तरफ है। तो बेसिकली अभी भी हम इस चीज से निकले नहीं है, एंड देयर इज स्टिल सम मोर टाइम जब हम इस चीज से कंप्लीटली निकल पाएंगे। तब तक के लिए हमें अपने प्रिकॉशंस जैसे कि मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और अपने हाथों को बार बार धोना, और एक बार जब भी धोते हैं तो 20 सेकेंड तक लगातार धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक हम इस पैंडेमिक से नहीं निकले हैं। आने वाला टाइम तक ये पैंडेमिक हमारे साथ में रहेगा, बिकॉज अभी भी माइग्रेशन चालू है, और जब भी ये अनलॉक और इंक्रीज और लिबरल होता जाएगा और सिंपल होता जाएगा, लोगों का मूवमेंट और बढ़ता जाएगा, देयर इज अ चांस कि केसेस और तेजी से बढ़े, या फिर अगर हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है तो फिर ये कंप्लीटली कंट्रोल में आ जाएगा। बट हर्ड इम्यूनिटी आना हमारे देश के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और उसका 60% को भी इन्फेक्शन होना बहुत बड़ी बात है, और उस 60% को इन्फेक्शन देने के जो इस बार्गेन में बहुत ज़्यादा डेथ्स भी हो सकती है। इसके लिए हमें सबसे बेस्ट चीज़ है कि अनलॉक तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस न्यू नॉर्मल के साथ हमें जीना है और अपने प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहना है, और अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी संपर्क करना है। तो थैंक यू सो मच संजय फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। आई होप आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस वेल। थैंक यू डॉक्टर, बहुत अच्छे से आपने ये पांचों चीज़ मेरे ऑडियंस को, कॉमन मैन को बता दिया। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आप ये शो पे आके, मैं ऑलरेडी ये इनिशिएटिव चालू किया कि किसी ना किसी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक मैं हर दिन मेरे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो हो रहा है जहाँ पे मैं एक डॉक्टर को लाइव लेके आया और उनको पांचों सवाल किया, उन्होंने आंसर भी दिया। तो दोस्तों, डॉक्टर हनी के ये शो आपको कैसे लगा प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिए, और डॉक्टर हनी का जो यूट्यूब चैनल मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में देने वाला हूँ उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, लाइव डॉक्टर के साथ शूटिंग करने वाला हूँ, और आपको किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उस चीज़ लेके आपका आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा।